हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। कनाडा का रोना धोना। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार इस पर अडिग रही कि कनाडा में भारत के उतने ही राजनयिक होने चाहिए जितने कि उसके कनाडा में हैं, और इसके चलते वह अपने 41 राजनयिक वापस बुलाने को विवश हुआ। कनाडा ने ऐसा करने के बाद यह रोना रोया कि भारत ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। भारत ने इसे न केवल निराधार बताया बल्कि वियना संधि के उस अनुच्छेद का उल्लेख भी किया जो यह कहता है कि हर देश को अन्य देशों के राजनयिकों की संख्या एक सीमा के भीतर रखने का अधिकार है। कनाडा के खिलाफ कठोर रवैया अपनाने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उसने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कथित भारतीय एजेंट के शामिल होने का सनसनीखेज आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि एक भारतीय राजनयिक का नाम उजागर करते हुए उसे निष्कासित भी कर दिया। ऐसा करके उसने केवल भारत के प्रति अपनी दुर्भावना ही प्रकट नहीं की बल्कि उस राजनयिक की सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर दिया। कोई भी मित्र देश ऐसा नहीं करता। यदि कनाडा को किसी भारतीय राजनयिक से कोई समस्या थी तो वह उसके बारे में कूटनीतिक स्तर पर चर्चा कर भारत से उसे वापस बुलाने का आग्रह कर सकता था। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने यहाँ के खालिस्तानियों को खुश करने के फेर में ऐसा कुछ करने के बजाय भारत पर अनर्गल आरोप लगाना ठीक समझा। क्या यह विचित्र नहीं कि कनाडा निज्जर की हत्या में भारत की लिप्तता के कथित प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं करा सका है। गत दिवस कनाडाई विदेश मंत्री इस संबंध में पूछे गए प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं दे सकी। निज्जर की हत्या में किसी भारतीय एजेंट का हाथ होने के कथित साक्षी भारत को सौंपे बिना कनाडा जिस तरह यह कह रहा है कि भारत जांच में सहयोग करे वह बेतुका भी है और हास्यास्पद भी। इस मामले में अमेरिका और ब्रिटेन ने जिस तरह कनाडा के सुर में सुर मिलाया उससे यही पता चलता है कि वे भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि जैसे कनाडा अपने यहाँ के खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, वैसे ही ब्रिटेन और अमेरिका भी। यदि अमेरिका और ब्रिटेन सचमुच यह चाहते हैं कि भारत और कनाडा के संबंध और न बिगड़े तो उन्हें नई दिल्ली के बजाय ओटावा को नसीहत देनी चाहिए। ये दोनों देश जिस तरह इससे आंखें मूंदे हैं कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी भारतीय राजनयिकों को धमकाने और उनकी हत्या के फरमान जारी करने में लगे हुए हैं, उससे यही पता चलता है कि वे जानबूझकर भारत की चिंताओं को समझने को तैयार नहीं। उन्हें यह समझ आ जाए तो बेहतर कि आज का भारत किसी के अनुचित दबाव में आने वाला नहीं है। सार्थक कदम। पुष्कर सिंह धामी सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है ही वार्षिक बजट के सदुपयोग को लेकर ही भी चिंतित दिखाई पड़ रही है। बजट को समय पर खर्च करना सरकार की प्राथमिकता होनी ही चाहिए। उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में बरसात का मौसम आपदा का रूप धारण किए रहता है तो शीतकाल में भारी बर्फबारी और कड़कड़ाती ठंड विकास कार्यों की ओर बढ़ते कदमों पर बेड़ियां डाल देती है।
ऐसे में बजट के उपयोग को लेकर लापरवाही प्रदेशवासियों पर भारी पड़ना स्वाभाविक है। अभी तक सरकारों ने बजट को लोक लुभावन बनाने पर बहुत अधिक ध्यान दिया, लेकिन धरातल पर उसके उपयोग को लेकर इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई। धामी सरकार ने चालू वर्ष से इस दिशा में सार्थक पहल की। उसका प्रभाव यह हुआ कि राज्य बनने के बाद पहली बार इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में पूंजीगत मद में सर्वाधिक बजट खर्च किया जा सका। इससे आगे और बेहतर होने की उम्मीद बंदी है। अगले वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए तैयार किए जा रहे बजट को लेकर सरकार ने शुरुआती दौर से सावधानी बरतने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। चूंकि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए नए बजट में वर्ष 2025 तक सशक्त उत्तराखंड का रोड मैप भी सामने रखने की तैयारी है। इसे ध्यान में रखकर अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजना बनाई जा रही है ताकि प्रदेश अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सके। साथ ही विकास और निर्माण कार्यों की धनराशि समय पर खर्च करने के लिए विभागों को बजट प्रस्ताव में सावधानी बरतने को कहा गया है। अभी वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में बजट खर्च काफ़ी कम रहने की प्रवृत्ति है। अगले वर्ष यह कमी दूर करने और बरसात से पहले निर्माण कार्य तेज करने के लिए कदम उठाए गए हैं और स्थापना विकास की दृष्टि से यह लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।